अच्छा, वैसे इसमें जो टॉपिकल्स हैं अभी ये जो हम कर रहे हैं नॉर्मल काइनेमेटिक्स का ये सेक्शन, इस पे टोटल हमारे पास 53 क्वेश्चंस हैं वैसे, जो इस फाइल में इंक्लूड है। ठीक है, तो इसके बाद वैसे सारे टॉपिक्स वाइज बने हुए, इसके बाद फोर्सेस अलग है, बिल्कुल डेंसिटी वॉल्यूम सब अलग है। तो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, वो सिर्फ आपके पास स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम, टर्मिनल वेलोसिटी, जो अभी यहाँ पे हमने पीडीएफ में लिखा था, ठीक है, सिर्फ यही इंक्लूड होंगे। अब ये वॉल्यूम मास डेंसिटी भी इसमें इंक्लूड नहीं है, ये अलग है, क्योंकि वॉल्यूम मास डेंसिटी इतना इजी है, वो आप बहुत खुद भी कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। ग्राफ्स में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लो, कोई इशू नहीं है फोर्सेस वगैरह में, बाकी मास डेंसिटी इजिली हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 का एक आंसर डी बताया कि वेट ऑफ द कॉइन इज ऑलवेज मोर देन एयर रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये था कि आपने बहुत शॉर्ट डिस्टेंस से मूव करवाया। बहुत शॉर्ट डिस्टेंस से मूव कराने का मतलब ये कि आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी नहीं मिली, क्योंकि कॉइन आपको पता है साइज उसका बहुत शॉर्ट होगा, उसका जो एरिया होगा, और जब डिस्टेंस आप उसे बहुत कम दोगे तो एयर रेजिस्टेंस उसे बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमेशा उसका वेट आपके पास ग्रेटर होगा एयर रेजिस्टेंस से। ठीक है, सही है, बिल्कुल डी आंसर। अच्छा, ये 14 भी कर लो, क्योंकि 14 में आपके पास ब्रेक का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, आपको ब्रेक्स में याद होगा कि एक थिंकिंग डिस्टेंस होता है और एक आपके पास जो है वो उसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। सर अच्छा, सी। ठीक है, इसमें आपके पास स्पीड उन्होंने दी है 50 किलोमीटर पर आवर की, और उसने ब्रेक अप्लाई की और सम प्लेस पे ऑन अ ड्राई, ठीक है, जब सरफेस ड्राई था, और इसी को वो आपसे कह रहे हैं एंड देन ऑन अ डे व्हेन द रोड इज वेट। तो दो कंडीशन दी है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वेट सरफेस पे हाउ मेनी फोर्स ऑफ दीज डिस्टेंस आर ग्रेटर देन ऑन द ड्राई सरफेस, ब्रेकिंग, स्टॉपिंग और थिंकिंग। सी, डी, दो आंसर्स आए, सी और डी। अच्छा, इसमें देखो, अगर एक जर्नल हम देखें तो सबसे पहले हमारा आता है थिंकिंग डिस्टेंस। ठीक है, थिंकिंग डिस्टेंस वो होता है कि जब आप ब्रेक लगाने के लिए अप्लाई करने के आप सोचते हो, ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो उस वक्त तक आपने ब्रेक को पुश नहीं किया होता, ब्रेक अप्लाई नहीं की होती, तो उससे पहले का जो आपका रिएक्शन टाइम होगा वो आपका थिंकिंग डिस्टेंस है। ठीक है, फिर आता है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस, कि जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, और आपको पता है ब्रेक अप्लाई करते ही फौरन तो कार या जो भी है वो आपके पास व्हीकल स्टॉप नहीं होता। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, दोनों का एडिशन, इनको ऐड कर लो, तो जिस टाइम में आपने जो है वो रिएक्शन टाइम था और जिस टाइम में आके वो व्हीकल स्टॉप हुआ, तो उस टाइम में जितना आपने रोड पे डिस्टेंस कवर कर लिया वो आपका जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब आपके पास उन्होंने कहा है कि ऑन वेट सरफेस हाउ मेनी ऑफ दीज डिस्टेंस आर ग्रेटर देन ऑन द ड्राई सरफेस। जब आप ड्राई सरफेस पर थे, तो ड्राई सरफेस को वेट से कंपेयर करके बताने कौन सी क्वांटिटी आपके पास ग्रेटर होगी। अच्छा देखो, आपका थिंकिंग डिस्टेंस जो था वो ग्रेटर होगा या लेस होगा, ड्राई और वेट के, वेट से अगर हम कंपेयर करें। अब आप देखो, ड्राई में पता है क्या होगा, ड्राई में आपको पता है कि ब्रेक जल्दी अप्लाई हो जाएगी, फ्रिक्शन आपकी ग्रेटर होगी। ठीक है, तो ड्राई में आपका जो थिंकिंग डिस्टेंस है वो बेसिकली कम होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि ड्राई रोड है, तो ड्राई रोड पे आप ब्रेक इजीली अप्लाई कर सकते हो, तो आप बहुत पहले से रिएक्ट नहीं करोगे ब्रेक अप्लाई करने के लिए। लेकिन जब वेट सरफेस होता है, वेट सरफेस पे आपको पता है कि कार या व्हीकल जो स्किड करेगा, तो उसकी वजह से आप पहले से ये माइंड बनाते हो, पहले से रिएक्शन टाइम आपका होता है कि आप पहले ब्रेक अप्लाई करोगे, तो आपका जो डिस्टेंस जहां तक आपने सोचा वहां तक डिस्टेंस पर आकर स्टॉप हो जाओगे। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी यहाँ पर सोचने वाली है, तो थिंकिंग डिस्टेंस आपका चेंज होगा। बाकी आपको पता है जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो वेट सरफेस पे ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा ही होगा, क्योंकि कार स्किड करेगी या जो भी व्हीकल था आपके पास, तो वो डिस्टेंस आपके पास वेट ड्राई से ज्यादा कवर करेगा, और जाहिर सी बात है जब ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें 1 और 2 का एडिशन हो रहा है, तो जब 2 ग्रेटर है तो इसका मतलब है स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, कि दो क्वांटिटीज ग्रेटर होंगी। ठीक है, सर थिंकिंग डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना? हाँ, क्योंकि थिंकिंग डिस्टेंस हमारा ड्राई पे कम था। ठीक है, तो थिंकिंग डिस्टेंस रिएक्शन टाइम हमारा सेम ही होता है ऑलमोस्ट,
क्योंकि आप ड्राई पे ड्राइव कर रहे हो या वेट पे ड्राइव कर रहे हो, तो आपका रिएक्शन टाइम सेम ही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। 15, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द। अच्छा, इसमें नॉर्मली एक चीज और होती है, आपने क्वेश्चंस अगर देखे हो एमसीक्यूज, अगर पहले कभी सॉल्व किए हो, ठीक है, तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन होता है ना इस तरह का, वो पहले देख लिया करो, फिर आप स्टेटमेंट चेक कर लिया करो। उससे होगा कि आप स्टेटमेंट पढ़ते हुए आपको पता होगा कि इसमें फोकस किसको करना है। ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि ग्राफ ऑफ द, मतलब इसमें आपने पार्ट को सेलेक्ट करना है, वो डायग्राम देख के भी पता चल रहा है कि जब स्काई डाइवर जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल कर रहा था। दो आंसर आए, डी और डी। और डी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्पीड आपकी कांस्टेंट हो गई, तो आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। ठीक है। तो डी पार्ट आपके पास राइट आंसर होगा। और देखते हैं आपके पास। अच्छा, अब ये 16 इजी है, ये आप कर लोगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, तो स्पीड टाइम ग्राफ में आप शेप से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। तो ये आप ट्राई करना इसको। सर सी है आंसर। सी आंसर आएगा। चलो ठीक है, जिसने कैलकुलेट कर लिया उसने कहा सी, लेकिन चेक कर लेना एक बार। मार्क कर दिया मैंने इस पे सी। बाकी कैलकुलेट करके भी एक बार देखना, क्योंकि इसमें आपके पास ट्रेपीजियम आप लगा रहे हो अगर, या ट्राइंगल रेक्टेंगल लगा रहे हो, तो आंसर चेक करना। अच्छा, इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 10 सेकंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एट पी, वेलोसिटी एट क्यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो आप एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? डी और बी। एक आंसर आया डी, एक आंसर आया बी। सर 0.7। 0.7। अच्छा देखो, आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है ना, तो एक्सेलरेशन में बेसिकली आपने क्या यूज किया होगा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही किया आपने। ठीक है। क्योंकि आप यस। देखो, हाँ, वेलोसिटी की दो वैल्यूज हैं, तो आपको पता है कि पी से क्यू पर जा रहे हैं, तो हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। तो वेलोसिटी को हमने माइनस करके कैलकुलेट किया, तो आपके पास ये बेसिकली 7/10 हो जाएगा। तो 0.7 आपके पास राइट आंसर है। डी आप यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है। सर सिर्फ काइनेमेटिक्स ही करना है ना? हाँ, बेस अभी देखते हैं, अभी तो टाइम है ये कंप्लीट। अगर जल्दी हो जाता है तो फिर हम सेकंड भी कर लेंगे, क्योंकि मास डेंसिटी वॉल्यूम और ये वाले टॉपिक बहुत सिंपल सिंपल और शॉर्ट हैं, जल्दी हो जाएंगे। एनर्जी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रेशर वाले में भी काफी टॉपिक अभी स्किप हो गए हैं, तो वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छा, इसमें भी बस टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है, लेकिन इसमें आपके पास वाई एक्सिस पे हाइट दी हुई है। ठीक है। तो इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन है, ये भी एक बार चेक कर लो क्वेश्चन। सर ये डी लग रहा है। डी। जी जी सर डी। सर ये आप समझा देंगे, ये समझ नहीं आई। अच्छा, और कोई आंसर बता रहे? ए। एक आंसर आया ए। अच्छा, इसमें आप देखो, इसमें बेसिकली हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की अबव द ग्राउंड विच चेंजेस विद द टाइम। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी में आपको पता है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, तो बेसिकली आपकी हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो आपके पास जो हाइट है वो आपकी चेंज होती है। तो बेसिकली आपकी हाइट में चेंज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर भी आपने देखो मैक्सिमम 4 से स्टार्ट किया,
और 4 से आप आ गए यहाँ पर मैक्स बिल्कुल मिनिमम 0 पे, तो आपकी हाइट डिक्रीज हो रही है। अभी आपने ये बताना है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। अब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल, आपको पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी में स्पीड सॉरी आपकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। और सेम होने का मतलब ये है कि आपने ये मार्क करना होगा कि कहाँ से आपके पास स्पीड आपकी सेम होती जा रही है। मतलब जब आपके पास डिस्टेंस और टाइम इक्वल कवर होना स्टार्ट हो रहा हो, तो वहां से भी आप उसको मार्क कर सकते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। क्योंकि आप देखो शुरू में यहाँ पे कर्व आया आपके पास, फिर बाकी जो कुछ टाइम के बाद यहाँ से कुछ स्पीड आपकी जो है वो बिल्कुल सेम होना शुरू हो गई 0 तक, ठीक है। सर जरा एक दफा फिर जरा एक्सप्लेन कर दें। इसमें देखो आपने सिंपल हाइट के साथ इसको कंपेयर करना है कि हाइट आपकी डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी हाइट डिक्रीज करती है, तो उन्होंने बस ये पूछा है कि आपके पास इसमें टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आपको पता है कि जब डिस्टेंस आपका कवर होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो इक्वल चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट अबव द ग्राउंड दिया हुआ है। हाइट अबव द ग्राउंड का मतलब है सिंपल, आपको उन्होंने डिस्टेंस ही दिया हुआ है एक तरह से जो आपका ग्राउंड से होगा, ठीक है। अब इसमें आपके पास जब आप हाइट से ग्राउंड की तरफ मूव कर रहे होगे, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए अगर आप स्पीड का फॉर्मूला भी यूज करते हो, तो स्पीड का फॉर्मूला से अगर आप स्पीड कैलकुलेट करते हो तो आपकी स्पीड कितनी होगी। अगर सर आप डिस्टेंस ओवर टाइम अगर करें तो हम्म और 2 है तो 1/2 तो 0.5 आता है। 1/2, 1 को क्यों तो डिवाइड कर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। हम्म सर हाइट अबव ग्राउंड 1 है तो टाइम 2 है। अच्छा, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हो। जी। अब इसमें आपके पास जो स्पीड का होगा, अगर मैक्सिमम ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब ये है सर फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम से आ सकती है टर्मिनल वेलोसिटी। आपकी जो इनिशियल पॉइंट था वो ये था 3.4, और 3.4 के बाद ये आपके पास बेसिकली हाइट दी हुई है, और टाइम आपके पास जो था वो 2.5 तक जाके एंड हो रहा है। अच्छा, 4 से इसलिए नहीं डिवाइड कर रहे क्योंकि शुरू में आपके पास चेंज आ रहा था स्पीड में, ठीक है, तो उस चेंज को कंसिडर नहीं करना। और अगर आप बेसिकली इसको 3 से भी देखते हो, तो 3 से भी आपकी स्पीड कांस्टेंट होना शुरू हो रही है, और इसका आंसर जो है इसमें वेरिएशंस आ रही हैं थोड़ी सी, क्योंकि स्पीड आपके पास कांस्टेंट काफी स्टार्ट से हो गई है। क्योंकि इस पॉइंट से बिल्कुल आपके पास बिल्कुल लास्ट तक स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट जा रही है। और आंसर्स के अकॉर्डिंग आपके पास आपकी जो हाइट थी वो 3.4,
0.8, तो टाइम बेसिकली आपका जो चेंज हो रहा है वो 2.5 माइनस 0.8, 3. अच्छा, इसमें देखो आपके पास सिंपल सा ये है कि आपके पास 3.4 से चेंज आना शुरू हुआ, तो हमारी जो हाइट थी वो 3.4 पर जब वो ग्राउंड लेवल से थी तो आपकी स्पीड जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गई। ठीक है, 3.4 पे हमारी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट हो गई, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, अब उस टाइम आपने टाइम भी देखना है क्योंकि इनिशियल वाला जो पार्ट है वहां पर है कर्व, वो कर्व वाला पार्ट हमने कंसिडर नहीं करना अपने उसमें डाटा में, क्योंकि वहां पे स्पीड थी वेरिएबल। ठीक है, तो जब आपने 3.4 ग्राफ से सेलेक्ट किया तो वहां पर आपने अपना टाइम नोट किया 0.8 था। ठीक है, अब 0.8 का मतलब ये कि ये आपको ग्राफ से पता चल गया कि 3.4 के बाद से लेकर बिल्कुल जीरो तक आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट चलती आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? यस सर, ठीक है, यहाँ ये तक क्लियर है, clear। क्योंकि यहाँ तक हमें ग्राफ से पता चल रहा है। अब सिर्फ कैलकुलेशन में ये मसला आ रहा था कि वैल्यू सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर 3.4 बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट था जहाँ से लाइन स्ट्रेट हो रही थी, तो 0.8 से आपके पास फाइनल टाइम था 2.5। तो टाइम में आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करोगे इस तरह से कि 2.5 माइनस 0.8 करोगे, क्योंकि हमें इनिशियल वाला टाइम तो चाहिए ही नहीं, हमें ये वाला टाइम नहीं चाहिए क्योंकि ये तो वेरिएबल के लिए था। हमें 0.8 हमारा इनिशियल टाइम की वैल्यू है और 2.5 हमारी फाइनल टाइम की वैल्यू है। तो हमें ये देखना है 1.7। कि हाँ इसका स्लॉट फाइंड करना है। तो 1.7 जो है वो बेसिकली आपके पास इस टाइम तक आपकी स्पीड कांस्टेंट रही है, उससे पहले नहीं थी। हाइट तो तो हम सर सही हमने कर रहे यहाँ हैं। पे फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम ही किया है। इसमें बेसिकली आपके पास ना एक्सेलरेशन नहीं है, आप ना स्पीड देख रहे हो, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो बेसिकली डिस्टेंस टाइम है, हाइट का मतलब वही डिस्टेंस है। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी थी कि जब हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना, अब आप यहाँ पे 3.4 को 0.8 से डिवाइड करोगे तो वो तो आपको इस पॉइंट की वैल्यू देगा। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है हमें पूरे कांस्टेंट की चेक करनी है वैल्यू। तो पूरे कांस्टेंट के लिए वैल्यू चेक करने के लिए आपको टाइम कंपेयर करना है, तो हमें ये देखना होगा कि हमारा टाइम स्लॉट था कितना। तो टाइम स्लॉट हमारा जो था वो 2.5 माइनस 0.8, 0.8 बेसिकली हमारा इनिशियल टाइम था। तो हमने ये देखना है कितने सेकंड्स तक हम कांस्टेंट चलते रहे और कितने सेकंड्स तक हम वेरिएबल थे। अब ये जो 0.8 है ना, इसको आप जीरो से कंपेयर करो, जीरो से लेकर 0.8 तक आप वेरिएबल स्पीड से चलते आए हो। ठीक है, 0.8 के बाद आपने जो है वो मोशन जो की बॉडी ने वो कांस्टेंट थी। ठीक है, तो इसका मतलब है 0.8 के बाद हमने कितना टाइम यूटिलाइज किया जीरो तक आने में वो हमने फाइंड करना था। तो इसलिए हमने 2.5 माइनस 0.8 कर लिया, क्योंकि 0.8 तो ये वाला टाइम था जो पहले कवर हो चुका है। तो इस वजह से हमारा जो टाइम पीरियड था वो 1.7 सेकंड्स का था। और अब आप जब स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप उसमें डिस्टेंस लोगे अपना 3.4, क्योंकि 3.4 वो हाइट थी जहां से आपकी स्पीड कांस्टेंट होना शुरू हो गई। और उसके बाद आपने कितने टाइम लिया ग्राउंड को हिट करने में, वो टाइम था 1.7। अब आप इनको डिवाइड कर लो तो आपके पास आंसर आएगा 2। तो डी आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाला क्वेश्चन दिखने में इजी था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ था, तो एक्सेलरेशन में कंफ्यूजन हो रहा था, बार बार आप जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे स्पीड के लिए। ठीक है, तो वो स्पीड के लिए नहीं था बेसिकली, वो आपके पास जो है वो टाइम को माइनस करना था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन और किसी को? नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कोई हो कंफ्यूजन भले चैट में बता देना, कोई इशू नहीं है। अच्छा ये वाला पार्ट आप कर लेना, इस तरह का हमने कर लिया वैसे, अगर इतने टाइम में भी देख के किसी को आंसर पता चल जाए तो वो बता दे, वरना हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन किया था वो भी इसी टाइप का था। इसमें बस ये बताना है कितने सेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। चलो इसको भी टिक कर ही लेते हैं अभी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताना है कितनी जगह पर है, वो सेक्शंस काउंट करके बताओ। देखो एक ये वाला सर सेक्शन है और एक ये तो वाला है, तो दो सेक्शंस हैं। ठीक है, बाकी जगह पे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड जो चेंज आ रही है वो
स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों चीजें इक्वल चलती आ रही हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो एक। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल आपने बतानी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये कि आपने बॉल को रिलीज किया और जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ थिक ऑयल इन अ सिलेंडर। अब आपके पास सिलेंडर में ऑयल था, और जिस तरह स्विमिंग पूल होता है, आप स्विमिंग पूल में अगर डाइव कर रहे हो, ठीक है, बहुत हाइट से, लेट सपोज स्विमिंग पूल काफी डीप है, तो जब आप उसकी थोड़ी सी डेप्थ में चले जाते हो तो तब आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी? एक आंसर आया सी, एक आया डी। ठीक है, फाइनलाइज करते हैं भी इसमें से कौन सा फाइनल है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये बताओ, जब आप डाइव कर रहे हो, ठीक है, आप वही उसी एग्जांपल को लो, तो डाइव करने के से पहले और वाटर में एंटर होने के बाद आपकी स्पीड में क्या फर्क आता है? आपकी स्पीड डिक्रीज होती है या इंक्रीज हो जाती है? सर डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है, क्योंकि वाटर सरफेस के अपथ्रस्ट की वजह से आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होनी होगी या इंक्रीज होगी? सर डिक्रीज होगी। डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सी राइट आंसर है, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो बहुत इजी होता है, क्वेश्चन की लाइन में ही हिंट होती है, एक बार उसको क्लियर देख लिया करो कि वो मेन फोकस क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखो उसने बिलो द सरफेस कहा था। ठीक है, जल्दबाजी में क्वेश्चन ऐसा भी लगता है कि वो यहाँ इसकी बात कर रहा है, इस पॉइंट की। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन एक बार देखो तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है बिलो द सरफेस, तो डिक्रीज होगी। अच्छा, अगर आप सेशन की टाइम लिमिट पूछ रहे हो तो वो हमारे पास अभी 2-2 घंटे का है, 3 से 5 अभी। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री वाली टाइमिंग्स भी अगर क्लियर हो जाए सबकी, तो फिर ये है कि हम रात में भी कर सकते हैं उसको। अच्छा, पेपर के लिए आपको वही 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 40 MCQs होते हैं, तो पहले टाइम लिमिट ज्यादा थी, अब टाइम लिमिट इन्होंने कम कर दी है। सर टाइम लिमिट पहले 1 घंटा ही थी ना, अब कितनी? पहले 1:15 होती थी, अब इन्होंने 1 कर दी है। सर आप केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, केमिस्ट्री में इसलिए कह रहा था क्योंकि जो स्टूडेंट्स है ना, बाकी लोग, तो उनकी केमिस्ट्री रात में हो रही है, तो फिर फिजिक्स उसमें रखेंगे ना, तो फिर आधे लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, तो ये मसला है, तो इसलिए अभी डे टाइम रखा हुआ है। तो अगर उनकी सर केमिस्ट्री की टाइमिंग आप कंफर्म हो। इसके बाद आप ए लेवल का वो शुरू कराएंगे कोर्स? जी सर उसके भी जरा पढ़ना हो तो बता दिए। जी जी, वो मैं सब बता दूंगा, अभी बस ये कंप्लीट हो जाए हमारा सेशन, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। असल में PDF फाइल का साइज बहुत बड़ा हो गया था, फिर से मैंने कंप्रेस किया, वरना ये स्क्रॉलिंग में बहुत लैग करती थी, इसलिए ये पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी डल हो गई। अच्छा, इसमें ये बताना है कि आपके पास स्टीप स्लोप से आपने रोल किया है। ठीक है, अच्छा रोल किया है यहाँ पे, ड्रॉप नहीं किया हमने यहाँ पे। आपके पास रोल करते हुए आ रहे हो वो स्टीप स्लोप से, और फिर उसके बाद वो आया हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास यहाँ पे। अब सर आप बी। बी, ठीक है, एक आंसर आ गया बी। बाकी लोग? अच्छा, बी का मतलब ये, बी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जब तक आप बाकी भी चेक कर रहे हो आंसर, कि सबसे पहले स्पीड कांस्टेंट थी। ठीक है, और उसके बाद आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गई। एक आंसर आया डी। अच्छा, डी को अगर एक्सप्लेन करूं तो डी में आपके पास स्पीड पहले इंक्रीज हो रही थी, और उसके बाद आपके पास स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हुई है। सर ए। ठीक है, एक आंसर ए आया, 2 आंसर ए आए हैं। ए में आपके पास बेसिकली ये हो रहा है कि आपके पास स्पीड इंक्रीज हुई। ठीक है, अच्छा डी और ए में पहला पार्ट कॉमन है। अच्छा, ए का डी में कन्वर्ट हो गया आंसर, और उसके बाद स्पीड हो गई कांस्टेंट।
अच्छा देखो, आपके पास बेस्ट चॉइस ए और डी में से ही बनती है। अब हम देख लेते हैं इसमें से है कौन सा राइट। बी को कैंसिल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास देखो ए में प्रॉब्लम ये कि ए में फाइनल पार्ट हो रहा है कांस्टेंट, और क्वेश्चन में अगर आप देखो फाइनल पार्ट, तो फाइनल पार्ट में उन्होंने लिखा हुआ है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, सबसे बड़ा मसला ये कि अब उसको फ्री फॉल की वजह से, मतलब ग्रेविटी की वजह से कोई स्पीड नहीं मिलेगी, और रफ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास ए पॉसिबल नहीं है, डी पॉसिबल है, क्योंकि डी में ग्रेजुअली उन्होंने डिक्रीज दिखाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि रफ सरफेस की वजह से आप स्लोप से आओगे तो शुरू में स्पीड काफी आपकी हाई होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आके, और वो भी रफ, तो स्पीड आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। तो आपके पास डी आंसर आपका राइट होगा, ठीक है। ए और डी में काफी कॉमन था, मतलब ऑलमोस्ट, लेकिन बस एक डिफरेंस ये था कि फाइनल पार्ट को चेक करना था कि फाइनल पार्ट रफ हॉरिजॉन्टल है तो फ्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन को नहीं भी इन्वॉल्व करो, क्योंकि अभी हम बेसिकली फ्रिक्शन फोर्सेस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो फ्रिक्शन अगर आप नहीं भी कंसिडर कर रहे, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो वो जो आपको स्टीप स्लोप से हाइट मिल रही थी बेसिकली, ठीक है। तो जब आप स्लोप से आ रहे थे तो उस वक्त आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वजह से आपकी थी, और जब हॉरिजॉन्टल हो गए तो आपका लेवल सेम हो गया, तो स्पीड में जाहिर सी बात है डिक्रीज ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास था क्वेश्चन 22। अच्छा, ये 23 वाला पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं वैसा क्वेश्चन, बस उसमें सिग्नल का वर्ड यूज कर लिया उसने, पहले सिग्नल का वर्ड नहीं था, बस उसने लिखा था कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, इसका ग्राफ भी जल्दी से मार्क कर लो। सर वैक्यूम है तो इसके अंदर तो वो फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस तो होगा नहीं एयर। बिल्कुल। अब इसमें वैक्यूम है सर ए। आपके पास, तो ऑप्शन ए, ठीक है। एक आंसर आया सी। अच्छा देखो, आपके पास यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपके पास एवैक्यूएटेड ट्यूब है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि वैक्यूम होगा कंप्लीट। वैक्यूम का मतलब है कोई एयर नहीं है, और जब कोई एयर नहीं होती तो आपको एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था, ठीक है, जिसमें फ्री फॉल एक्सपेरिमेंट किया गया था विदाउट एयर। उसमें पूरा कंप्लीट वो चेम्बर वो फ्री कर दिया था एयर से, और वहां से बॉल को रिलीज किया था। तो आपके पास जो है वो ग्रेविटी सब पे सेम अप्लाई होती है। तो ग्रेविटी सब पे सेम अप्लाई होने का मतलब ये है कि जब आप वैक्यूम में किसी चीज को रिलीज करोगे तो वो आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही डाउनवर्ड आएगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि स्पीड का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ए सही होगा या सी सही होगा? सर ए। ठीक है, तो जो सी आंसर बताया इन्होंने, तो सी में प्रॉब्लम ये कि आपके पास बेसिकली स्पीड जीरो की तरफ चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी, बेसिकली एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, वो जो हम 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड लिखते हैं, यहाँ पर वो वैल्यू होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि स्पीड का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल होगा, ठीक है। तो जिस तरह से ग्राफ ए आपके पास बना हुआ है, बिल्कुल ग्राफ ए वाली रिप्रेजेंटेशन राइट है यहाँ पे, सी नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अभी क्योंकि P4 हम कर रहे थे तो बीच में हमारा थ्योरेटिकल स्टॉप हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा। अभी दोबारा रिवीजन कर लोगे एक बार तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। वीडियो सबकी अपलोडेड है, दोबारा से मैं आज शेयर कर दूंगा सारे रिसोर्सेज इस ग्रुप में, तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भले देख लेना चीज़ों को। इसमें आपने एक्सेलरेशन बताने 30 सेकंड पर। The speed time graph for a car is shown, or what is the acceleration of the car at 30 second? इस पॉइंट पे आपने देखना है कि आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी।
अच्छा, आप यहाँ पर देखो कि 30 सेकंड पर जो आपकी स्पीड है, ठीक है, अब ये ऊपर वाला पार्ट जो है आपके पास, ठीक है, वो बहुत, आप उसको अगर देखो तो उस स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम में वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपसे स्पेसिफिक 30 सेकंड का सिर्फ पूछा है, ड्यूरिंग 30 सेकंड ने पूछा, वरना आप फिर इस इनिशियल से फाइनल तक का वो चेक करते। तो आप इस स्पेसिफिक पार्ट को अगर देखो, तो इस स्पेसिफिक पार्ट पे जो एक्सेलरेशन होगी वो आपके पास होगी 0, क्योंकि आपके पास कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो सिंपल उन्होंने 30 सेकंड की बात की है, तो 30 सेकंड पे आपकी स्पीड इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, ठीक है, तो आपके पास कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो जब चेंज ही नहीं आएगा स्पीड में, तो एक्सेलरेशन आपके पास 0 होगी, ठीक है। और इस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जहाँ पे क्रॉस था, तो वहाँ पे अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, तो वहाँ पे एक छोटी स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसका मतलब ये है कि आपके पास स्पीड उस पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो आपकी एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो इसमें आंसर ए होगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, नहीं है कोई कंफ्यूजन, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, 26 वाले में भी वही सेम क्वेश्चन पूछा है इन्होंने जो अभी हमने ऊपर किया था, कि इसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है बेसिकली। तो स्टार्ट हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करेंगे, फिर हमारी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होती जाएगी 0 की तरफ, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, हम देख चुके हैं। 27, इसमें भी आपने ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है। ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई करना है आपने। इसमें एक एक्सेलरेट फ्रॉम ट्रैफिक फॉर 10 सेकेंड्स। अच्छा, 10 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेट किया है सबसे पहले, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है आपने। और उसके बाद सर फिर, बी। ठीक है, और फिर 20 सेकंड तक वो स्टेडी स्पीड से मूव कर रहा है, फिर उसने ब्रेक अप्लाई किए लास्ट 3 सेकंड में, ठीक है। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है, सबसे पहले 10 सेकंड एक्सेलरेट वाले ढूंढने हैं आपने, ठीक है। तो एक्सेलरेट करने का मतलब ये कि आपके पास एक तो बी में एक्सेलरेट हो रहा है, और एक सी में भी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 10 सेकंड है, यहाँ पे भी 10 सेकंड है। तो सी और बी में हमारे पास है चॉइस, ए और डी को तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हर क्वेश्चन में नॉर्मली ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन आपके पास स्टार्ट वाले पार्ट में कैंसिल आउट हो जाते हैं, 50-50 चॉइस रह जाती है। अब उसने कहा इट स्टेज स्टेडी फॉर 20 सेकेंड, ठीक है। अब 20 सेकेंड्स का मतलब ये कि 10 में 20 सेकेंड प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि 10 सेकेंड आप कवर कर चुके हो, इसमें +20 करना है। +20 का मतलब ये कि आप 30 सेकेंड्स तक पहुंचोगे। तो 30 सेकेंड ये रहा। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, सी में इन्होंने 20 पे मार्क कर दिया, तो वो जो पहले वाले 10 सेकेंड्स थे, इन्होंने उसी के साथ नेक्स्ट आपके 20 कंबाइन करके लिख दिया, तो सी यहाँ पर हो गया रॉन्ग, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनल चॉइस बची ऑप्शन बी। सर फॉर अगर होता है इट स्टेज एट अ स्टेडी स्पीड, सर अगर यहाँ पे होता है इट स्टेज एट अ स्टेडी स्पीड फॉर फॉर द 20, नेक्स्ट 10 सेकेंड, हाँ, फिर 10 तो अगर सी होता होता। तो सी हो जाता, ठीक है, फिर सी में चॉइस हो जाती, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन का नहीं कहा, उसका मेन कॉन्सेप्ट जो था आपका टाइम स्लॉट चेक करना था, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? 28 सिंपल है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है। 29 हमने ऊपर एक कर चुके हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करना, सेम ग्राफ, ठीक है। तो वो आप थोड़े से खुद भी क्वेश्चन ट्राई करना। अच्छा, इसमें देख लो कि इसमें किस पोजीशन पर आपकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। सर सी। सी होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब वो एक्सेलरेट नहीं करेगा तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बिल्कुल सही है, सी। अच्छा देखो, टर्मिनल वेलोसिटी के काफी सारे इंक्लूड करते हैं ये,
इसमें अच्छा ये वाला भी देख लो 31। 31 में इन्होंने आपसे कहा कि two men jumps out of an airplane at the same time. One of man open his parachute, the other man remains in free fall. तो दो सिचुएशन है आपके पास, ठीक है, सर दोनों सी आपके पास यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे हैं। ठीक है, सी आंसर आया है। और इसमें आपसे पूछा है कि why is the man in free fall moving faster than the parachutist? अब पैराशूट वाले पे आपको पता है एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, द पैराशूटिस्ट एक्सपीरियंस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसकी वजह से उसे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रही है। तो सी आपके पास राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? अच्छा 32 में सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं है। दो स्पीड्स दी हुई है, टाइम की वैल्यू दी है और कैलकुलेट करना है। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। 33 शेडेड एरिया ग्राफ का किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी एक है 34। इसमें सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। सर सी या डी। सी या डी? और कोई आंसर बताना चाहे? क्वेश्चन एक बार देख लो, इजी है। अच्छा आंसर डी, एक आंसर डी आया। और इसके अलावा किसी का और कोई आंसर? अच्छा देखो, इसमें ये था कि अ स्मॉल स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ लैडर फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड। अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, इट डज नॉट रिबाउंड, उसने रिबाउंड नहीं किया। तो जब आपके पास वो ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा था, तो ग्राउंड की तरफ मूव करने का मतलब ये कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसके बाद फिर उसने रिबाउंड नहीं किया, तो इसका मतलब है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी पहले, और फिर रिबाउंड ना होने का मतलब ये कि उसकी स्पीड इंक्रीज हुई और एक पॉइंट पर आकर अचानक जीरो हो गई, तो ग्राफ बिल्कुल जीरो पर डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। तो सी आपके पास राइट होगा। ठीक है, क्योंकि डी में उन्होंने ना सिर्फ स्पीड डिक्रीज होते हुए दिखाई है, हालांकि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है,